दोस्तों आदाब। रोज़गार से कामयाबी तक के इस खास एपिसोड में मैं उज़्मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मक़दम करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके मुस्तकबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ हम आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि कामयाबी की मिसाल बन चुकी कुछ ऐसी शख्सियात से भी रूबरू कराते हैं जिनके नक्शे कदम पर चलकर आप खुद कामयाबी की एक मिसाल बन सकते हैं। और आज जिस फील्ड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंटल स्टडीज़। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ में किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं और कहाँ किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके बारे में हम जानें। उससे पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं ये पैकेज जो हमें बताएगा कि आखिरकार एनवायरनमेंटल स्टडीज़ है क्या। पूरी दुनिया में हर रोज माहौलियाती तब्दीली के बाइस दर्जे हरारत में लगातार इजाफा हो रहा है और साइंसदानों ने मुंतबह किया है कि ज़मीन को मौसमियाती तब्दीली के बाइस होने वाली तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इसी ख़तरे से दुनिया को बचाने के लिए आज हर सतह पर कोशिश हो रही है। इन्हीं काविशों में बुनियादी अहमियत की हामिल है इस मैदान से जुड़ी तालीम और तहक़ीक़, जिसको हम सभी एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती तालीम के नाम से जानते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती तालीम उस मखसूस मुताले और तहक़ीक़ को कहते हैं जो आम आवाम को माहौलियाती चैलेंजेस से आगाह कराकर माहौलियाती बेदारी को आम करने में अहम रोल अदा करती है। दरअसल एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती तालीम का आगाज़ पिछले 25 सालों में ही शुरू हुआ है और अब ये मैदान सबसे अहम साबित हो रहा है। आज हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इस मैदान में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मुहैया करा रहे हैं। 12वीं के बाद कोई भी नौजवान एनवायरमेंटल स्टडीज़ में BSc या BE का ऑप्शन चुन सकता है। एक तरफ जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के BE एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन जॉइंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए होता है, तो वहीं कई IIT इदारों में इसका PG कोर्स मौजूद है जिसमें एडमिशन गेट के स्कोर के जरिए होता है। प्राइवेट कंपनियों के अलावा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, UN माहौलियाती प्रोग्राम, अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट जैसी तंजीमों में भी नौकरी हासिल की जा सकती है। इस तरह से साफ कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में जहां माहौलियाती चैलेंजेस हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है, वहीं इन चैलेंजेस ने करियर के इम्कानात को भी दोगुना कर दिया है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के बारे में कुछ हद तक समझ लिया होगा, लेकिन इसको और बारीकी से जानने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं IP कॉलेज फॉर वुमेन की एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की HOD डॉक्टर ओनिंदिता रॉय साहब। मैम, खैर मक़दम है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन को लेकर यूथ की अगर बात करें तो ख़ासतौर से लड़कियों में कितनी दिलचस्पी देखी जा रही है? ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल हर तरह हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट एक फ़ैशन बन चुकी है, हर कोई एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ना कुछ कहता है। पर ये जैसे खाने में हम थोड़ा नमक डालते हैं, उसी तरह हर कोई हर चीज़ में एनवायरनमेंट थोड़ा बोल देते हैं, ग्रीन बोल देते हैं, एनवायरनमेंटल अवेयरनेस इट हैज़ बिकम ये एक फ़ैशन की तरह बन चुका है। पर गौर से देखा जाए तो हमारी युवा पीढ़ी, खासकर ये जो जनरेशन Z, जनरेशन Y, अभी के जो युवा पीढ़ी है, उनमें काफ़ी फ़र्क आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे चीज़ों में। जैसे रोज़ के जो हमारी जो ज़िंदगी है उसमें छोटे छोटे कदम काफ़ी सारे उठाया जाता है। सोशियोलॉजी में बहुत स्टडीज़ ऐसे भी हो चुकी है जिसमें कहा जाता है कि दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब घर का कूड़ा ठीक से अलग से रखना, ये पौधों का परवरिश करना, इस तरह की चीज़ें लड़कियां करती है। और ये थोड़ा इजी सा सवाल है, और जो ज़्यादा मुश्किल सवाल है वो मेन आर डूइंग दोज थिंग्स, जैसे टेक्नोलॉजी की बात है, इस तरह के। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो छोटे छोटे कदम हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है।
और युवा पीढ़ी के ऊपर हमारी ये तो उम्मीद है कि वही हमें आगे ले जाएंगे, क्योंकि जो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आज जो स्थिति में हम पहुँचे हैं उसके लिए ज़िम्मेदार तो हमारी पीढ़ी है, और उसके लिए उम्मीद हम पूरे रखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी हमें आगे दिशा दिखाएं और वो आगे ले जाए, और उसके तरफ उनके कदम बहुत शुरू हो चुकी है। जैसे आजकल हम देखते हैं हर साल हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, लड़कियां, हमारे कॉलेज में लड़कियां ज़्यादा हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि लड़कियां बार बार पूछते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और वो दिशा मांग रहे हैं हमसे। तो कॉलेज में हम जब कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ भी करते रहते हैं, इनमें बहुत इंटरेस्ट आजकल देखा जा रहा है। जैसे ग्रेटा थनबर्ग हैज़ बिकम अ मॉडल, मतलब उनके लिए ये तो एक आइडल बन चुकी हैं, और उसकी तरफ ये बच्चे हमारे जा रहे हैं। तो इससे मेरी इतने सालों की एक्सपीरियंस मैं देख रही हूँ कि पिछले 5-10 साल में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, और लड़कियाँ उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। लड़के भी करते हैं, लड़कों का शायद सोचने का तरीका कुछ अलग होता है, लड़कियों का कुछ अलग होता है, लेकिन दोनों लड़की और लड़के दोनों में देखा जा रहा है कि काफ़ी फ़र्क आ रहे हैं। तो दिलचस्पी बढ़ रही है इस ज़रूर बढ़ रही है के टुवर्ड्स भी। और मैम, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, आजकल हमारे सामने एनवायरनमेंटल चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तो इन चैलेंजेस को फेस करने में एनवायरनमेंटल स्टडीज़ कितनी अहम साबित हो रही हैं? एनवायरनमेंटल स्टडीज़, सबसे पहले तो मैं ये दोनों शब्द पे थोड़ा जोर देना चाहूँगी, एनवायरनमेंटल साइंस एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज़। एनवायरनमेंटल साइंस प्योर साइंस के डोमेन में आती हैं, और वो बहुत पहले से है। एनवायरनमेंटल स्टडीज़, आजकल एनवायरनमेंटल स्टडीज़ पे काफ़ी काम हो रही है, जहाँ इतिहास, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो डिसिप्लिन्स है वो भी एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी होती है। एनवायरनमेंटल साइंस में साइंटिस्ट जैसे इसके, मान लीजिए एनवायरनमेंट के बारे में हम बोले तो सबसे पहले हम बोलेंगे प्रदूषण। पोल्यूशन के मेजरमेंट चाहे एक साइंटिस्ट करे, लेकिन उसके बारे में क्या पॉलिसी बना जा सकता है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारे चीज़ें साइंस के बाहर दूसरे डिसिप्लिन में भी पहुंचती है। तो एनवायरनमेंटल स्टडीज़ ये सारे डिसिप्लिन इकट्ठा करके एक ओवरऑल, एक होलिस्टिक व्यू तैयार करती है, जिसमें साइंस का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसके साथ हमारी एनवायरनमेंटल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जैसे पोल्यूशन के बारे में चाहे हम बोले तो पोल्यूशन टैक्स, सोलर पावर बोले तो सोलर पे हम सब्सिडी देंगे या नहीं, ये सारे सवाल एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। तो एनवायरनमेंटल स्टडीज़ इस हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसी डिसिप्लिन है, ऐसे सब्जेक्ट है अभी जो बहुत ज़रूरी है, और जो सारे डिसिप्लिन को एक साथ करके एक होलिस्टिक सॉल्यूशन की तरफ हमें दिशा दिखाता है। और एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरनमेंटल चैलेंजेस ऐसे हैं जिसको कोई एक डिसिप्लिन से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए सारे डिपार्टमेंट, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आए, और उसी का शुरुआत हुआ है कि एनवायरनमेंटल स्टडीज़, एनवायरनमेंटल साइंस दोनों ही पढ़ाया जा रहा है, और युवा पीढ़ी इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो उसके साथ साथ सिर्फ क्लास की पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ बाहर भी एक्चुअली इन फील्ड काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बात कर रहे थे अभी डिपार्टमेंट की, कोर्सेज की, तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को कुछ इस इदारे के बारे में बताइए कि इस इदारे में एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की बुनियाद कब रखी गई, और अब कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया था 2002 में कि एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एक कंपलसरी कोर्स के तौर पे हर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ये 2014 में लागू हुआ है, और हम 2014 से ही हमारे कॉलेज में ये विभाग चालू हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज़। तो ये एक कोर्स है, एक सेमेस्टर कंपलसरी कोर्स है, जो हर एक बच्चा को करना होता है। फर्स्ट ईयर में इरेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन्स हर एक स्टूडेंट ये एक कंपलसरी कोर्स करते हैं एनवायरनमेंटल साइंस में, जिसे बोला जाता है एबिलिटी एनहांसिंग कंपलसरी कोर्स। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे एबिलिटी एनहांस होगी। तो स्टूडेंट्स को ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि एनवायरनमेंटल चैलेंजेस जो अभी बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए उनकी एबिलिटी तैयार हो और एनहांस हो। तो हमारे कॉलेज में भी 2014 से ये एनवायरनमेंटल स्टडीज़ डिपार्टमेंट चालू हुआ है, और हमारे पास 3 फैकल्टी हैं जो ये पढ़ा रहे हैं। ये एक सेमेस्टर के कोर्स पूरे कॉलेज के सारे फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और इसमें 2014 से हम पढ़ा रहे, लेकिन हमारे कॉलेज में इससे बहुत पहले से ही काफ़ी एनवायरनमेंटल इनिशिएटिव्स लिया गया है।
इसके अलावा हमने और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स रन करते हैं हमारे सेंटर फॉर अर्थ स्टडीज़ में। इट्स अ डेडिकेटेड सेंटर, एक रिसर्च एंड लर्निंग सेंटर जिसका मकसद है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सेंटर फॉर अर्थ स्टडीज़ के तहत ये सारे प्रोजेक्ट्स हम रन करते हैं। मैम, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स, जो यूथ आजकल इस स्टडी को करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हमारे स्टूडेंट्स को हम हमेशा जो कहते हैं कि हमारे जो जितने प्रोजेक्ट्स मैंने मेंशन किए सारे स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से ही हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमारे कॉलेज में चलती है और ये खासकर ये सारे कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स है। तो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे एक्टिव है। जैसे अभी हमारे प्रोजेक्ट निदान इज़ आवर प्रोजेक्ट, जो कैंपस में वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है और हमारा इसका स्लोगन है नो वेस्ट लीव्स कैंपस। मतलब कैंपस के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है वो सारे हमारे कॉलेज के अंदर ही रिसाइकिल हो और हमारे कैंपस के बाहर कोई भी वेस्ट ना जाए। ये सारे जो हुआ है कि हॉस्टल से लेके कैंटीन से लेके हर जगह हमारी जो वेस्ट जनरेट होती है उसको रिसाइकिल करना, ये सारा काम हमारे स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही होती है। तो हमें तो बहुत उम्मीद है कि वो सारे ये कर रहे हैं और आगे उनके लिए हम कहना चाहेंगे, जो शायद मैं बार बार बोलती हूँ, कि हमें सारे उम्मीद उन्हीं पे है कि ये पूरी तरह ये हमें हमारे काम में इन्वॉल्व हो और हमें आगे यही ले जाएं, क्योंकि हमने जो किया है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके 2022 तक की ये जो हमारी जो जर्नी रही है फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, जहां आज हम पहुंचे हैं, उसमें से निकालने का रास्ता हमारे बच्चे ही दिखाएंगे। और इसीलिए युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि आगे के लिए जो जिसको हम बोलते हैं आवर सस्टेनेबल फ्यूचर, जहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बात जहाँ से शुरू हुई थी, तो हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर हमारे स्टूडेंट्स के हाथ में है, हमारी युवा पीढ़ी के हाथ में है। तो उनके ऊपर हमारा भरोसा है, उम्मीद है। इसी के साथ मैं ये मैसेज उनको ये देना चाहूँगी कि वो एनवायरनमेंट हर कदम में, हर दिशा में जहाँ भी वो काम करे, ये एनवायरनमेंट को बीच में रखते हुए काम करे, क्योंकि इसके बिना हमारा जीना ही तो मुश्किल हो गया। बिल्कुल। और मैम, जैसे कि हम जो आज की यूथ है उसी के कंधे पे अगला फ्यूचर है आने वाला, तो जाहिर सी बात है कि जब यूथ ही अवेयर नहीं होगा या यूथ ही इसको नहीं पढ़ेगा तो आगे एनवायरमेंटल चैलेंजेस डेफिनेटली बढ़ते ही चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम जानकारी हमको एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे दी और अहम वक्त आपने निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईपी कॉलेज फॉर विमेन के एनवायरमेंटल स्टडीज़ के फैकल्टी डॉक्टर नवीन तिवारी जी। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारे देश में जिस तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज़ को लेकर बदलाव आ रहे हैं और इन बदलाव में करियर के इम्कानात को कैसे बढ़ा दिया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। पर्यावरण के फील्ड में अगर आप वैश्विक रूप से देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े बदलाव आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव प्रदूषण है, जो आप वैश्विक स्तर पे देख सकते हैं, जिसका प्रभाव हमारे देश में भी है और मेनली हमारे महानगरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या बेंगलोर हो, जहाँ पे पोल्यूशंस लेवल काफ़ी हाई हैं, जिसका ह्यूमन हेल्थ पे एक मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़, ये तो एयर पोल्यूशन की बात हुई। इसके अलावा जो हमारे नदियाँ हैं, यमुना, गंगा, कई सारे एक्शन प्लान्स के थ्रू गवर्नमेंट्स इनको क्लीन करने की कोशिश कर रही है। बट हमें पता है दिल्ली में रहने की वजह से हम समझते हैं कि यमुना का जल स्तर जो है, जो जल प्रदूषण लेवल है, वो कितना अधिक है। इसके अलावा जैव विविधता की कमी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो स्पीसीज़, अब यूनाइटेड नेशंस ने पिछले डेकेड को डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया और हमने देखा कि हम एक बायोडाइवर्सिटी लॉस के एरा की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो पशु पक्षी हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। कई सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये इन सभी बदलावों को देखते हुए जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के या एनवायरनमेंट के फील्ड में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी बढ़ गई हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि बहुत ही रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस की शुरुआत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस दी हैं, जो कि आईएएस और आईपीएस और दूसरे जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसी की तर्ज पे एक आईईएस के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है।
इसके अलावा कंसल्टेंसीज जो है, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज, उनमें भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेसिक रिसर्च में और एकेडमिक्स में भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शंस हैं। सर, यहाँ पे हम कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम अब एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता जा रहा है। आगे किस तरह के कोर्सेज़ आप इसमें बढ़ाने जा रहे हैं? अभी हमारे कॉलेज में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन में, जो पर्यावरण सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, वो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के थ्रू, AECC के थ्रू एक पेपर, जितने भी कोर्सेज यहाँ ऑफ़र किए जाते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो वो सेमेस्टर 1 में एक पेपर होता है। अगले साल से हम इसी साल से इनफैक्ट हम BSc एनवायरमेंटल स्टडीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2-3 कॉलेजेस में और है। और BSc एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत एक पूरे 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को BSc ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। और इसके लिए हमारे कॉलेज में लैब्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल से हम वो कोर्स की शुरुआत कर सकें। सर, यहाँ पर हम कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो किसी भी कोर्स में प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग बहुत अहमियत रखते हैं। तो इस कोर्स के दौरान आप किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और क्या प्रैक्टिकल्स करते हैं? और कोविड के दौरान आपने किस तरह से प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग दी स्टूडेंट्स को? एनवायरमेंटल स्टडीज़ में प्रैक्टिकल्स का और फील्ड विजिट्स का और फील्ड ट्रेनिंग का काफ़ी महत्व है। और अगर हम इस पेपर की बात करें जो हम अपने कॉलेज में कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो इसमें भी फील्ड स्टडीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और जब ऑफलाइन मोड में क्लासेस चलती थी कोविड से पहले, तो हमने कई सारे फील्ड ट्रिप्स किए। इनफैक्ट हम बच्चों को यमुना नदी तक लेकर गए, जहाँ उन्होंने देखा कि यमुना का वाटर पोल्यूशन लेवल क्या है। वहाँ से उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए, और हमने ये समझने की कोशिश की कि वो क्या सोर्सेस हैं जिससे यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। इसके साथ साथ हमारे कॉलेज में और कई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, डस्ट एटेन्यूएशन प्रोजेक्ट, जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि जो ट्रैफिक पोल्यूशन से जो डस्ट आ रहा है, उसका हमारे कॉलेज में कितना इम्प्लीकेशंस हो सकता है, या हमारे कॉलेज की जो ग्रीनरी है, जो ग्रीन कवर है, क्या ये उस डस्ट को रोकने में प्रभावशाली हो सकता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अलावा हमने बच्चों को छोटे सिटीजन साइंस के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की। एक प्रोजेक्ट था जिसमें हाउस पैरो, जो गौरैया है, जो हमारे शहरों में पहले काफ़ी दिखती थी और अब काफ़ी कम हो गई हैं दिखना, तो उसके पॉपुलेशन को समझने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया, जिसमें जो बच्चे अपने कॉलोनीज़ में, उन्होंने एक 5 या 10 मिनट तक की सैम्पलिंग की, और उन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि दिल्ली शहर में कितनी जगहों पे हाउस पैरो या गौरैया अभी भी दिखती है। तो लगभग 450 लोकेशंस में हमने ये सैम्पलिंग की, और एक ये प्रोजेक्ट ब्रॉड लेवल प्रोजेक्ट था जिसमें 200 से अधिक स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं। कोविड के टाइम पे चूँकि फिज़िकली कुछ लोकेशंस पर जा कर के डेटा कलेक्ट करना या स्टूडेंट्स को वहाँ भेजना संभव नहीं था, तो हमने कुछ वर्चुअल टूर्स ऑर्गेनाइज़ किए। इसमें हमने एक यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क का एक वर्चुअल टूर था, उनके साथ कोलैबोरेशन में एक वर्चुअल टूर हुआ। सो थ्रू गूगल मीट और थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वहाँ के एक्सपर्ट्स ने पूरे यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क को हमें दिखाया कि वहाँ पे किस तरह की जैव विविधता है, कौन सी स्पीसीज़ हैं, किस तरह का हैबिटेट वहाँ है। इसके अलावा अभी हम बहुत ही रिसेंटली एक वर्चुअल टूर प्लान कर रहे हैं केलादेव नेशनल पार्क का। तो जो पहले हमने वहाँ पे विजिट्स की हैं, उसके जो फोटोग्राफ्स हैं और वीडियो क्लिप्स हैं, उसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल किस तरह का है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रिसर्च हमारे देश में एनवायरमेंटल स्टडीज़ को लेकर हो रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे देश में जो ब्रॉड लेवल पे अगर हम रिसर्च की बात करें, तो जो कई फील्ड्स हैं, जो इनफैक्ट शुरुआती में भी हमने डिस्कस किया कि पोल्यूशन एक मेजर इशू है, और उसको लेकर के CPCB और SPCB के कई सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, उनके प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कई सारे लैबोरेटरीज़ हैं, और जो हमारे DU का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे रिसर्च हो रही है। तो एक ब्रॉड लेवल ऑफ रिसर्च जो है वो पोल्यूशन स्टडीज़ के ऊपर हो रही है। दूसरा एक रिसर्च का फील्ड है बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता, क्योंकि अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि जैव विविधता संरक्षण भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है, कंसिडरिंग कि कई सारे स्पीसीज़ जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं। तो उसमें एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में एक बेबी रिसर्च हो रहा है, जिसमें कई सारे सरकारी संस्थाएं जैसे WII और गैर सरकारी संस्थाएं जैसे WWF, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी के टीचर्स और साइंटिस्ट भी इन फील्ड्स में रिसर्च में हैं। सर, आपने हमें इस सब्जेक्ट पर अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं एक अहम जानकारी की तरफ, यानी नौकरियों और एडमिशन्स की तरफ। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहां-कहां नौकरी हासिल कर सकते हैं और किन-किन कोर्सेज में कहां-कहां एडमिशन्स पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात, और अब अपने अगले सेगमेंट कामयाब हिंदुस्तान के तहत आपकी मुलाकात कराते हैं एक कामयाब शख्सियत से। और इस वक्त हम रूबरू हैं आज की कामयाब शख्सियत आईपी कॉलेज फॉर विमेन की प्रिंसिपल प्रोफेसर बाबली मोइत्रा सराफ से। मैम खैर मकदम है आपका इस शो में। शुक्रिया बहुत बहुत, और आपके आने के लिए बहुत खुशी हुई। हाँ बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे कि सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर अब आईपी कॉलेज फॉर विमेन की प्रिंसिपल, कैसे देखती हैं अपने इस कामयाब सफ़र को? देखिए, कामयाबी के तो कई डेफिनेशंस होती हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत 47 साल का सफ़र है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और 1975 में मुझे याद है जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, पहली बैच में थी सेंट स्टीफन्स के विमेन की। तो उस वक्त दो ही चीज़ें मीडिया में काबिले ज़िक्र था कि एक तो इमरजेंसी और एक सेंट स्टीफन्स कॉलेज का लड़कियों का आना। 47 लड़कियों के बैच में मैं भी शामिल थी, और कॉलेज के 5 साल, 3 साल बीए और 2 साल एमए वहीं से किया। उसके तुरंत बाद 1980 में मुझे रामजस कॉलेज में उस वक्त होता था, जब आप पहले कुछ पोजीशंस में होते थे तो आपको इंटरव्यू तो हुआ। रामजस कॉलेज में 1980 में मैंने कदम रखा, और 2009 जब तक कि मैं इधर प्रिंसिपल नहीं नियुक्त हुई तब तक मैंने वहीं पे काम किया। 29 साल का बहुत लंबा सफ़र है। मैं ये समझती हूँ कि कामयाबी जो है वो तो उसकी जो सीमाएं हैं वो पीछे या ऊंचा होती जाती हैं, लेकिन अपने लिए एक जगह बनाने की बात होती है। और मैं अपनी कामयाबी उसी से देखती हूँ कि मेरे तालीम लेने के लिए जो आए लड़के और लड़कियाँ, चाहे वो रामजस हो और यहाँ पर तो लड़कियाँ ही हैं, उनके दिल में उतर जाना वो बहुत बड़ा एक मैं कामयाबी अपनी समझती हूँ। तो ये सफ़र बहुत मुश्किल था, और इसमें बहुत सी मुश्किल है, मैं था नहीं कहूँगी, चुनौतियाँ बहुत आईं, लेकिन अपने साथ के जो मेरे चलने वाले थे उनके साथ और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये सफ़र 13 साल का अभी एज प्रिंसिपल तय हुआ है। ये तो मैंने जैसे जिक्र किया कि 5 साल तालीम के और 30 साल से भी ज़्यादा 41 साल एज टीचर गुजार चुकी हूँ। ख़ास तौर से अगर हम एक महिला की बात करें तो ज़िम्मेदारी महिला के ऊपर ज़्यादा होती है, और जब ज़िम्मेदारी आती है तो जाहिर से चैलेंजेस भी आते हैं।
तो आप आईपी कॉलेज फॉर वुमेन सबसे पुराना वुमेन कॉलेज है, इसकी साख को बनाए रखना ये कितना बड़ा चैलेंज था? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत दिलचस्प चैलेंज भी है, क्योंकि आईपी कॉलेज का जो महिला कॉलेज ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे बहुत पुरुषों का, एक पूरे दौर के पुरुषों का इसमें शिरकत है, क्योंकि महिलाओं की शिक्षण के ही खिलाफ थे लोग, परिवार थे। तो एक मैट्रिकुलेशन और मैट्रिमनी का एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑपोजिशन था। तो उस समय से लेकर ये चुनौतियाँ इस कॉलेज ने देखी। फिर गांधी जी का मूवमेंट हुआ, उसमें हमारी लड़कियाँ शामिल हुईं, जेल हुआ, तिरंगा फहराया जेल की दीवारों पर, उससे आगे हुए। यहाँ पर हमेशा हॉस्टल चलता रहा था, वीट सप्लाई बंद की सरकार ने कॉलेज में। तो वो एक पूरा जो एक छवि है और एक जो एक आप कह सकते हैं ट्रेडिशन है ऑफ रेजिस्टेंस, एक महिला होते हुए अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार, हर जगह पे आपको रेजिस्ट तो करना पड़ता है अपनी जगह पर। कोई आपको तोहफे में नहीं देता है कुछ भी, तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। कॉलेज ने अपनी जगह बनाई और हमने तो उसको सिर्फ कायम रखा। तो वो चलता रहा लगातार और चल रहा है। और इसमें हमने इतनी खुशियाँ देखी हैं लड़कियों की कामयाबी में, और वही मैं समझती हूँ उसी में कामयाबी है। मैम, अब आप से आखिरी सवाल बस ये जानना चाहेंगे कि आईपी कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल के तौर पर ऐसी क्या वो ख्वाहिश है या ऐसा क्या वो कुछ है जो आप अपने टेन्योर में होता देखना चाहती हैं? अभी तो सामने बहुत चुनौतियां हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो इम्प्लीमेंटेशन का है, और एक जो 100 साल हम पूरा करने जा रहे हैं उसका जो एक जश्न का जो एक माहौल है, क्योंकि 99 साल अभी हमने 7 फरवरी को मनाया। वाइस चांसलर साहब आए थे, बाकी और भी अतिथि आए थे। मैं यही देखना चाहती हूँ कि कॉलेज आगे बस इसी तरह से बढ़ता रहे। कॉलेज क्या होता है, एक दीवारें नहीं होती हैं, इमारत थोड़ी होती है। लड़कियाँ जो हैं वो एक ऐसी ऊंचाई हासिल करती रहें और करती रहें। मैं यही कहती हूँ, हम तो उड़ान भरने देख रहे हैं, हम तो उड़ान देखेंगे। तो मैं उड़ान देखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है लड़कियों की। हाँ, तो सबकी होती है, आसान तो किसी के लिए भी नहीं होता, लेकिन लड़कियों के लिए हम सबको पता है, जिम्मेदारियाँ भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं, और दायरे भी हैं। बिल्कुल। तो उनमें से निकल के एक लड़की जब कॉलेज आती है तो वो बस में सफ़र करके आ रही है या जैसे भी आ रही है, उसका वो पहुंचना ही, वही सफ़र जो है उसमें क्या क्या जाता है वो हम जानते हैं जी। हम जानते हैं क्या क्या जाता है, वही एक उसकी जो है वो भी हासिल है उसको। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की हमारी कामयाब शख्सियत, प्रोफेसर बाबली मोइत्रा सराफ, प्रिंसिपल आईपी कॉलेज फॉर वुमेन। और उम्मीद करते हैं कि आपने इनके कामयाब सफ़र से इंस्पिरेशन हासिल कर कर कुछ ना कुछ सबक लिया होगा और आप भी इनके नक्शे कदम पर चलकर आगे कामयाबी की एक नई मिसाल लिखेंगे। तो उम्मीद है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर हमारी ये ख़ास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर एक और करियर अपॉर्चुनिटी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।